हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं तो सभी लोग फटाक से जुड़ जाएंगे और बताएंगे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट किए थे, आपको याद होगा, आप लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 पढ़ा होगा और आज लेक्चर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, आज कंप्लीट करेंगे। और जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए टू जेड टोटल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। बस आप इसी तरह बरकरार रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और जैसे चैप्टर एंड होगा वैसे आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना भाई, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? देखो चैप्टर नंबर 1 में लिख देता हूँ, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर जो है हमारा 1 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? जीवों में जनन, ठीक है। जीवों में जनन इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे, ठीक। जीवों में जनन में हम लोग कहां तक पढ़े थे? देखो अगर हम लोग फिर एक बार रिपीट करें तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया या हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था, पहला पॉइंट पढ़े थे, जीवन अवधि क्या होता है ना बेटा? जीवन अवधि क्या है इसको पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़े थे जनन, रिप्रोडक्शन क्या है इसको पढ़ रहे थे। जीवन अवधि के एग्जाम्पल तोता, कौवा, आम और पीपल देखे थे। जनन क्या है इसके डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। जनन 2 प्रकार से है, लैंगिक, ठीक है, लैंगिक जनन, और दूसरा इसमें पढ़े थे अलैंगिक जनन। भाई साहब ध्यान देना इधर, ठीक है। अलैंगिक जनन को हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़े थे, ध्यान से सुनना। इसको पढ़ चुके हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ा है फिर से जाके पढ़ लेना, ठीक है। एक पढ़े थे एकल जीव जनन, और दूसरा पढ़े थे बेटा, ये पहला नंबर है, दूसरा इसमें पढ़े थे हम लोग, ठीक है, पौधों में कायिक जनन, ये पढ़ चुके भाई। पौधों में कायिक जनन में हम लोग कैसे पढ़े देख लो। हम लोग तना स्टेम द्वारा जनन पढ़ चुके हैं, ठीक है। जड़ द्वारा जनन पढ़ चुके हैं, जड़ द्वारा जनन पढ़ चुके हैं बेटा। और इसमें पत्ती द्वारा जनन पढ़ चुके हैं। यस, ये 3 यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एकल जीव जनन में हम अभी तक क्या पढ़े देख लेना। एकल जीव जनन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एकल जीव जनन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, द्विविभाजन,
दुई विभाजन, दूसरा मुकुलन, फिर तीसरा बीजाणु जनन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब क्लियर हो चुका है भाई साहब। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन। ये सब पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं एकदम बेसिक तरीके से सारा एग्जाम्पल इसका हम लोगों ने पढ़ चुका है लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसको, ये ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी बहुत सारी कहानी है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप लोग भाई साहब, सभी लोग नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नाक बहाने वाले बच्चों, ठीक है, कभी ना नहाने वाले बच्चों। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनन यानी लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये देखो लैंगिक जनन, बहुत सिंपल से बने रहो और शेयर कर दो एक बार तेजी से। लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी परिभाषा में लिखता हूँ लैंगिक जनन है क्या। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखो, अगर हम अलैंगिक की बात करते हैं जिसमें एक जनक भाग लिया था, इसमें तो 2 जनक लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दो। तो कहता है इसमें 2 जनक मान ले, जानते हैं ना, पेरेंट। 2 जनक मतलब अर्थात हम कह सकते हैं 2 जनक अर्थात विपरीत लिंग वाले जीव होते हैं जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। ध्यान से सुनना, दोनों युग्मक माने गैमेट। ठीक है, युग्मक मिलकर युग्मनज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई? जाइगोट ना। युग्मनज बनाते हैं जिससे एक नया जीव बनता है। ठीक है, दूसरा ये पैराग्राफ चेंज कर दिए। एक हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इसको। ठीक है, अब यहां से लिखना है यह प्रक्रिया जटिल, एनसीईआरटी लिखे जटिल और धीमी होती है। दूसरा पॉइंट देख बेटा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल देखना, यह प्रक्रिया जटिल होती है और बहुत स्लो होती है। ठीक है, बहुत धीमी होती है। दूसरी पॉइंट की बात कहता है संतति जो होती है, संतति माने जो उनके बच्चे बनते हैं, जनक और आपस में समरूप नहीं होते। देख बेटा, एक एक पॉइंट आपको लिखना है, एक एक पॉइंट। संतति यानी जो लैंगिक जनन है उसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो संतति जो होती है अपने जनक यानी मम्मी पापा जैसे नहीं होता और वो आपस में भी समरूप नहीं होते। अगर एक ही माता पिता के, ठीक है,
एक लड़की हो, दो लड़के, 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, तो क्या कभी एक जैसे दिखते हैं? नहीं। दूसरा पॉइंट, वो अपने माता पिता की तरह भी नहीं दिखते हैं। यस नो बोलो? यस है ना। तो कहते हैं लैंगिक जनन क्या है, वो समरूप नहीं होते हैं। अब देख भाई, जुड़वा को छोड़ करके, नहीं, जुड़वा देख लो कहते अरे ये तो दोनों सेम है ना, तो जुड़वा को छोड़ करके ऐसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लैंगिक जनन क्या है, परिभाषा, और इसकी जो प्रोसेस है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अगर हम देखें और भी पॉइंट चले, और भी इसके कुछ पॉइंट चले, जैसे कहते हैं लैंगिक जनन क्यों होता है। सिंपल बात, लैंगिक जनन क्यों होता है? तो लैंगिक जनन कहता है देखो भाई ऐसा होता है, यह प्रक्रिया जटिल होती है और धीमी होती है। तो यहीं से पॉइंट हम नोट करेंगे, क्या लैंगिक जनन के लिए व्यवस्थाएं होती हैं? हम कहेंगे यस। ड्रॉप करते हैं, फिर देखिए। तो कहता है देखो भाई ऐसा है ना, जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, कुछ व्यवस्था यानी फेज चलती है। कैसे चलती है? देखो, अगर छोटे से बच्चे हों, आज बच्चा जन्म लिया और उसकी शादी करा दो, क्या बच्चा हो जाएगा? नहीं होगा। अगर छोटा पौधा इतना बड़ा सा पौधा है तो क्या उसमें फल आएंगे, पुष्प आएंगे? नहीं आएंगे। मतलब कहता है देखो, जब कोई भी जीव हो जो लैंगिक जनन करता है, वो पहले वृद्धि करता है, परिपक्व अवस्था मैच्योर होता है, तब उसके बाद पुष्प देता है पौधा, या तो एक नया जीव बनाता है। तो कहते हैं लैंगिक जनन की व्यवस्था। देखो, लिखो भाई, लैंगिक जनन की व्यवस्था। लैंगिक जनन की क्या व्यवस्था है? बहुत सिंपल से, जब कोई जीव लैंगिक जनन करना चाहता है, ठीक है, तो भैया वो पहले बड़ा हुई तब तो अपना बच्चा पैदा करी। कोई पौधा है, अगर फल देना होगा, वो बड़ा हुई, शारीरिक रूप से सक्षम हुई, तभी तो फल देगा। बस सिंपल यार, वही है। तो देखो लैंगिक जनन की व्यवस्था में हम लोग पहला एनसीईआरटी ने चुप्पे से लिखा है। देखो पहला लिखा, देखो मैं ऐसा अलग कर देता हूँ, जंतु के लिए और पौधों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, पौधों और जंतु और पौधे दोनों के लिए। तो जंतु के लिए एक शब्द लिखा, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था का मतलब, अबे भाई जब बच्चा जन्म लेता है, फिर बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था के बाद 5 साल के बाद फिर किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था उस अवस्था कहते हैं जब लड़का और लड़की में हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन्स? गोनेडोट्रोपिन रिलीजन है। अब एक आधीन गदेल जाने न पहिया गोनेडोट्रोपिन रिलीजन क्या होता है। अबे भाई गोनेड्स को बनाने वाले, गोनेड्स को परिपक्व करने वाले, गोनेड्स को मैच्योर करने वाले। तो कहते हैं किशोरावस्था में जब बच्चा बड़ा होने लगता है, यानी 5 साल के बाद हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, जिससे बच्चे में क्या होता है, गोनेड्स परिपक्व होने लगता है या विकसित होने लगता है, ऐसे समझिए। तो किशोरावस्था उसे कहते हैं। पौधों में इसी को कायिक प्रावस्था बोलते हैं। बच्चों सुनो तो, सुनो जरा इधर। पौधों में जब पौधे को आज हम लगा दें, पौधे को मान लो आज हम लगा देते हैं, लेकिन वो वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। अब जब भाई ग्रोथ करेगा, ठीक है, कुछ समय तक ग्रोथ करेगा, फिर उसके बाद पुष्प आएगा। तो जब ग्रोथ करता रहता है तो उसे कायिक प्रावस्था कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? जुवेनाइल, ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं जुवेनाइल, इन्हें जुवेनाइल फेज, ठीक है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। अब आगे चलो, फिर भैया देखो जंतु जो होते हैं ना, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है किशोरावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था है? अब भाई जब लड़का बड़ा हो जाए तो कि शादी उदी हुई ना, इसे हम लोग कहते हैं जनन प्रावस्था। अब वो जनन लायक है, अर्थात अपनी संतान बनाने योग्य हो चुका है, उसे कहते हैं जनन प्रावस्था।
लड़कियों में देखो MC जब स्टार्ट होती है, ठीक है, मनुष्य के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 13 साल में 14 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ऋतुस्राव जिसे कहते हैं, माहवारी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से माँ बनने योग्य हो चुकी है। एक बात समझिएगा, तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। अब जनन अवस्था वाली आ गई भैया, पौधों में से ही हम लोग कहते हैं जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था, समझो। फिर इसके बाद जनन प्रावस्था के बाद क्या, सर हमेशा जनन प्रावस्था होती रहेगी, हमेशा बच्चा बनता रहेगा? अरे नहीं 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 नहीं। फिर कहता है देखो एक ऐसी आती है, एक ऐसा प्रावस्था होता है जब जनन प्रावस्था स्टॉप होता है, भैया उनकी कोई संतान नहीं होगी। तो पौधों में से हम लोग कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा या किसे कहते हैं बुढ़ापा, मतलब जो देखो एक बात यहाँ पे जो नर होता है, नर में शुक्राणु पूरे जीवन बनता है, ठीक है, लेकिन मादा जो होती है, फीमेल जो होती है, मतलब स्त्री जो होती है, उसमें ओवम 45 से 50 साल तक ही बनता है बच्चों। 50 साल के बाद कोई भी लड़की माँ यानी स्त्री माँ नहीं बन सकती है। तो जब स्टॉप होता है जनन प्रावस्था तो उसे हम लोग कहते हैं सिनाइल, सिनाइल, ठीक है, ऐसे समझिए, बुढ़ापा। इसी तरह पौधों में इसको कहते हैं जीर्णमान, जीर्णमान प्रावस्था, यानी हम इसे कहते हैं कि ऐसे स्टेज आते हैं जो पौधा बुढ़ा जाता है, अर्थात उसमें न पुष्प निकलता है न फल निकलता है, अब वो मरने के कगार पे आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा, लैंगिक जनन की ये प्रावस्था थी, पहले किशोरावस्था आएगी, जनन प्रावस्था, फिर बुढ़ापा। इस तरह पौधों में कायिक प्रावस्था आएगी, जनन प्रावस्था आएगी और जीर्णमान होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये पॉइंटेड नोटेड करना है आपको, जनन प्रावस्था हम कहते हैं दोनों में होता है, पौधों में भी होता है और जंतु में। तो जनन प्रावस्था को क्या कहते हैं बेटा, जनन प्रावस्था को हम कहते हैं कि मैन, अगर हम सर ऐसे चलते हैं कि जंतुओं में चले तो जंतुओं में बच्चे को जन्म देने की अवस्था को कहते हैं, लेकिन पौधे में पुष्प निकलेगा तब जाकर के फल बीज बनेगा, तब हम उस अवस्था को जनन प्रावस्था कहेंगे। भाई फ्लावरिंग होगा ना, पुष्प निकलेगा, फिर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब तो बीज बनी, सिंपल सा यार। तो हम कहते हैं कि इन प्रावस्था को यानी जनन प्रावस्था दोनों में होती है, जंतु में और पौधों में भी। कहानी समझ में आ गई? तो हम लोग कहेंगे, देखो पहले हम पढ़ेंगे पौधों में जनन प्रावस्था को क्या कहते हैं। आ जाओ बेटा देखो, तो हम लोग या आ रहे हैं इसमें दोनों पढ़ने, ठीक है, दोनों को कैसे पढ़ेंगे ध्यान से सुनना, मजा 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 लेकर के पढ़ो आराम से। देखो तो हम कहेंगे ऐसे लिख दें, पौधों में जनन प्रावस्था, सिंपल लिख देता हूं भाई ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो पौधों में जनन प्रावस्था होती है, बिल्कुल होती है, और इसे हम लोग कैसे बांट सकते हैं। जनन प्रावस्था का मतलब जब पौधों में पुष्प निकलता है, तो पहला हम लोग कहेंगे कि देखो सर, अलग अलग धरती पे अलग अलग जो पौधे हैं उनमें जो पुष्प निकलता है सब में अलग अलग टाइम पर निकलता है, जैसे गेहूं, धान, गेंदा, नारियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना भाई। कुछ इंसल्टिंग एग्जाम्पल दे रखा है, कहते देखो जो अलग अलग पौधे हैं सब में पुष्प अलग अलग समय पर निकलते हैं, किसी में 40 दिन में, किसी में मतलब 6 महीने में, किसी में 1 महीने में, उसी को हम जनन प्रावस्था कहते हैं। अब आ जाओ, फिर कहता है पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मोनोकार्पिक। अब बेटे ये मोनोकार्पिक का है, सुनो, पुष्प निकल रहा है लेकिन मोनोकार्पिक है ना। मोनोकार्पिक है क्या, यहाँ पे एक बात समझिए, कहते हैं ऐसे पुष्पी पौधे, देखना, ऐसे पुष्पी पौधे जिनमें पूरे जीवन काल
पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प निकलते हैं और फल देते हैं। ऐसे पौधों को मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक। अब तुम लोग सोचो जरा, एक दे लो, सुनो सयान सुनो, यहाँ पे आपको समझना मोनोकार्पिक है क्या। ऐसे पुष्पी पौधे जो अपने जीवन में एक ही बार पुष्प देते हैं, दिन मर जाते भाई। जैसे देखो, जैसे अपने आसपास देखो गदेलो, जैसे हम कहेंगे धान सर, वेरी गुड, अपने जीवन में एक बार पुष्प निकलते हैं, फल देते हैं, मर जाते हैं, है ना। दूसरा हम कहेंगे गेहूं सर, गेहूं भी तो होता है, हम कहेंगे यस बेटा, गेहूं भी होता है, अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देता है और मर जाता है। ये एक वर्षीय पौधा होता है। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिखा है, बांस। समझोगे दे लो, बांस। देखो बांस जाना तो ना, बांस। तो बांस में कहता है, देख भाई, 50 वर्ष से 100 वर्ष में एक बार पुष्प निकलता है। एक बार पुष्प निकलता है। समझो गदे लो, सोचिए, सिर्फ एक बार पुष्प निकलता है भाई बांस में, फिर दोबारा जीवन में नहीं निकलता है, अर्थात ये क्या है, मोनोकार्पिक। दूसरा एक और एग्जाम्पल प्यारा सा है बेटा, उदाहरण नंबर 2 पढ़ो, जिसे हम लोग कहते हैं नीला कुरेंसी। नीला कुरेंसी, समझ रहे हो, नीला कुरेंसी पश्चिमी घाट तमिलनाडु वगैरह में पाया जाता है। कहता है इसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प निकलता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। अब 12 साल में जब एक बार निकलता है ना, तो बहुत सारे लोग जो सैलानी होते ना, घुमक्कड़ कछुआ, वो देखने जाते हैं। एकदम कालीन मतलब एकदम फर्श में एकदम कालीन जैसा छा जाता है, ऐसे एनसीईआरटी लिखी है। ठीक है, मुझे मौका मिलेगा तो तुम लोगों को टूर पे लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा। 12 वर्ष में एक बार पुष्प निकलता है, समझ रहे। ऐसे इसका कुछ एग्जाम्पल मोनोकार्पिक का आपके सामने है। दूसरा हम कहते हैं, देखो अब हमारे मन में आया कि सर एक बात बतावा सर, क्या हम कहते हैं कि ऐसे पौधे हैं जो जीवन में एक बार ही पुष्प निकलते हैं और दोबारा नहीं निकलते हैं? अरे सर ऐसे भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, बहुत सारे पौधे हैं जो बार बार पुष्प निकलते हैं, बार बार फल बनते हैं। तो का कहते हैं? तो उसको का कहते बच्चे, सुनो यहाँ पे, उसे कहते हैं पॉलीकॉर्पिक। ठीक है, पॉलीकॉर्पिक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पॉलीकॉर्पिक, मोनोकार्पिक फिनिश। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या लिखते जाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका आएगा सेकंड नंबर, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या है नन्हे मुन्ने बच्चों? देखो कहता है ऐसे पौधे जिनके जीवन में कई बार पुष्प निकलते हैं। ठीक है, कई बार पुष्प निकलते हैं और फल देते हैं। अब तुम लोग बताओगे, दे लो, चलो बताओ इसका एग्जाम्पल।
तो हम कहेंगे यस सर। जैसे, जैसे बेटा, जैसे कह देंगे आम। सर अपने जीवन में कई बार पुष्प निकलते हैं और फल देते हैं। महुआ, महुआ यानी बासियालाट पोलो, है ना, है कि नहीं? इसे हम लोग कहते हैं। अब एक एक पॉइंट और समझना बेटा, जैसे जामुन, नाम सुनो, जामुन, जामुन। अब गुलाब जामुन नहीं, जामुन की बात करते हैं। तो देखिए यहां पे ये कह रहा, कुछ आपके सामने एग्जाम्पल ऐसा आएगा, लेकिन एक बात और सोचना, कुछ मौसमी भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक मौसम में इसमें पुष्प निकलता है। पॉलीकार्पिक का मतलब ये होता है कि बेटा ऐसे पौधे जिनमें उनके जीवन में कई बार पुष्प निकलते और फल देते हैं कई बार, तो उसे हम कहते हैं पॉलीकार्पिक। लेकिन कुछ सीजनल होते हैं, सीजनल, सीजनल का मतलब मौसमी, मौसमी, मौसमी होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, किसी एक मौसम में पुष्प देते हैं। ऐसे कर सकते हैं, किसी एक मौसम में पुष्प और फल देते हैं, फल देते। अब कह दो इसका एग्जाम्पल बता दो सर। अरे उदाहरण में आम लिख ले भाई, आम लिख लेना, ऐसे सिंपल, है ना। ऐसे नहीं कि तो 12 महीने तुमको आम देता है, ठीक है। लेकिन पॉलीकार्पिक का एक उदाहरण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे गुड़हल, गुड़हल में अक्सर, जैसे गुड़हल होता है ना उदाहरण, तो पॉलीकार्पिक का प्यारा एग्जाम्पल गुड़हल लिख सकता है, गुड़हल। तो गुड़हल क्या होता है बेटा, इसमें हमेशा पुष्प निकलते हैं, है ना। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सिंपल। आओ अब आगे चलते हैं। तो पौधे में जनन प्रवस्था में हम लोग पढ़ रहे थे मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है, ऐसे पुष्पीय पौधे जिनके जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प निकलता है, दिन फल देता है, दिन मर जाते हैं, ठीक है। पॉलीकार्पिक का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जो अपने जीवन में कई बार पुष्प निकलते हैं, ऐसे पौधे जिनमें कई बार पुष्प निकलते हैं और फल कई बार देते हैं, हम लोग खा पी करके तंदुरुस्त रहते हैं, ठीक है। और सीजनल, ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं जो सीजन में पुष्प निकलते हैं और फल देते हैं, ठीक है सर। ओके बेटा, चलो अब हम लोग आगे आते हैं। ये तो पौधों की कहानी थी, हम लोग जंतु में चलते हैं बेटा। ये सारा एनसीईआरटी में लिखा, मैं टोटली एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान देख, इधर टोटल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। समझ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार भाई तू कहे खुल जाता। तो देखिए अब हम लोग, अगर हम कहेंगे कि जंतु में चले, है ना, जंतु में क्या हो सर, एनिमल्स में बताओ। एनिमल्स, एनिमल्स में हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में एक पॉइंट पे आ जाओ, क्या, ओस्ट्रस साइकिल। इसे हम बोलते हैं मध्य चक्र। बच्चों ये मध्य चक्र क्या, ओस्ट्रस, 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 ठीक है, ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल, मध्य चक्र क्या है? ओहो, ये मध्य चक्र क्या है? ओस्ट्रस साइकिल है क्या, ध्यान से समझो। देखो कहता है कि नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट जंतु में एवोल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग, ओवम का बनना, एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन कॉमा हार्मोन परिवर्तन, परिवर्तन और हार्मोन परिवर्तन और इंडोमेट्रियम परिवर्तन होता है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लीडिंग नहीं होती है। हीट
यानी ताप आता है, इसे ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जैसे देख भाई, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जनन प्रावस्था। तो जनन प्रावस्था का मतलब ये है कि जब कोई जीव अपनी तरह की संतान बनाने योग्य हो जाए तो उसे हम कहते हैं जनन प्रावस्था। तो इसकी फेस है, कौन सी प्रावस्था है, जैसे मध्य चक्र क्या होता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे, चूहा जो होता है नॉन प्राइमेट्स, चीता आता है, चीता, चूहा, चीता, गाय, हिरण, ये सब एनसीईआरटी ने दे रखा है भाई, ठीक है। चूहा, चीता, गाय, हिरण, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई देगा। तो कहता है इस नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, एल्यूशन होता है, ओवम बनता है ओवरी से, हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, एंडोमेट्रियम का परिवर्तन होता है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। जैसे और इसमें हीट पॉइंट आता है, हीट पीरियड होता है। जैसे गाय, समझ लेना, गाय में कभी भी एमसी नहीं होती है, एंडोमेट्रियम टूटती है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, और एक हीट पॉइंट आती है जो अपने मेल को आकर्षण करती है, भैंस। इसी तरह चूहा, चीता, गाय, हिरण, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें, भालू, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसमें हीट पॉइंट आता है और अपने मेल को, नर को अट्रैक्ट करती है या उधर वो अट्रैक्शन करती है मीटिंग के लिए, समझ रहे, मीटिंग के लिए अट्रैक्शन होता है। लेकिन इसे ओस्ट्रस मध्य चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें ब्लीडिंग नहीं होता, ओल्यूशन होता है, ओवम बनेगा, समझ लेना। इसमें कुत्ता भी है। एक एग्जाम्पल देखो, इसी के बाद पूछा कि बताओ कुतिया के 6 बच्चे क्यों होता है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा सोचो, कुत्ता भी होता है। तो एक मौसम में आकर के क्या करता है, ये अपने नर को, अपने मेल को अट्रैक्शन करती है, एल्यूशन होता है, ओवम निकलता है बेटा, हार्मोन्स का परिवर्तन होता है जिसे LH और FSH हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स परिवर्तन होता है, एंडोमेट्रियम वाल में परिवर्तन होता है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। जैसे प्राइमेट्स में, महिलाओं में, बंदरों में, कपी में होता है, एमसी नहीं चलती है, ऐसे माहवारी नहीं चलती, ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो इसे मध्य चक्र कहते हैं। अब इसमें देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मध्य चक्र में। एक अगर हम दूसरी बात करें, पहला मध्य चक्र कई प्रकार का, जैसे पहला नंबर की बात करते हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है।